everyone and welcome to Intellify. I hope you all are doing good. So the topic which we're going to study today is essential mineral elements, which is from the chapter Mineral Nutrition. So without further ado, let's begin. इंडेक्स। तो आज हम जो जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं इस वीडियो में वो हैं मेथड्स टू स्टडी द मिनरल रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लांट्स। हम वो मेथड देखेंगे जो अप्लाई किए जाते हैं प्लांट्स की मिनरल रिक्वायरमेंट्स को स्टडी करने के लिए। एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे, रोल क्या होता है मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का वो भी हम देखेंगे, और हम देखेंगे कि एसेंशियल एलिमेंट्स के डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या होते हैं। एंड विल स्टडी वन अनदर टॉपिक विच इज़ टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। सो लेट्स स्टार्ट with the first topic, methods to study the mineral requirements of plants। अब हम देखते हैं कि जो प्लांट्स को जो भी मिनरल रिक्वायरमेंट्स होती है, जो भी मिनरल्स चाहिए होते हैं, उनको स्टडी करने के लिए कि उनको कौन से मिनरल्स चाहिए, कौन से मिनरल्स नहीं चाहिए उन्हें, ठीक है, उसके लिए क्या क्या मेथड्स हैं। The technique of growing plants to maturity in a defined nutrient solution in complete absence of soil is called hydroponics। तो बेसिकली फर्स्ट मेथड क्या है, सॉइल लेस कल्चर ऑफ प्लांट्स। हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं बिना सॉइल के। क्या होता है, जिस टेक्निक में हम जो प्लांट्स हैं उन्हें मैच्योरिटी तक ग्रो करवाते हैं एक डिफाइंड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में, जहाँ पे जो सॉइल है वो कम्प्लीटली एब्सेंट होती है, उस मेथड को हम बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। तो हाइड्रोपोनिक्स में क्या होता है कि एक न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन होता है, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है। इसमें जो जो भी मिनरल्स चाहिए होते हैं हम वो अपनी जो मर्ज़ी से ऐड करते हैं या रिमूव करते हैं। वेरिएड कंसंट्रेशन में हम अपनी जो भी प्लांट्स को चाहिए होते हैं वो खुद मिनरल्स वगैरह डालते हैं। सॉइल से प्लांट्स को कोई मिनरल्स नहीं मिलते। तो essential elements are identified and their deficiency symptoms are discovered by hydroponics method। इस तरह हमें पता चल जाता है कि कौन से मिनरल्स प्लांट को चाहिए, और अगर वो मिनरल उसे नहीं मिल रहा तो उसमें कौन कौन से सिम्टम्स आ रहे हैं। हम अपनी मर्ज़ी से फॉर एग्जांपल हम इसमें बहुत सारे मिनरल्स डाल रहे हैं, हमने एक मिनरल एलिमेंट जो है एसेंशियल एलिमेंट नहीं डाला। फॉर एग्जांपल हमने मैग्नीशियम नहीं डाला, तो मैग्नीशियम की जब डेफिशिएंसी होगी तो हमें सिम्टम्स पता चलेंगे। प्लांट्स अपनी ग्रोथ में, मॉर्फोलॉजी में कुछ तो सिम्टम्स शो करेगा, तो फिर हमें पता चलेगा कि अगर हम मैग्नीशियम नहीं डाल रहे, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो रही है प्लांट में, तो कौन कौन से सिम्टम्स आ रहे हैं। तो हमें इस तरह डेफिशिएंसी सिम्टम्स भी पता चलेंगे और हमें पता चलेगा कि कौन कौन से एलिमेंट्स एसेंशियल है उस प्लांट की ग्रोथ के लिए। और ये जो हाइड्रोपोनिक्स जो मेथड है ये यूज़ किया जाता है फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स लाइक टमाटो एंड क्यूकम्बर। इसमें क्या होता है, एज यू कैन सी इन दिस, ये जो आपको सेटअप दिया हुआ है, एक पॉट में हमने ये न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन डाला हुआ है। जो रूट्स होती हैं वो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में इमर्स की जाती हैं। एक फनल है जिसमें हम वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स ऐड करते जाते हैं। एंड दिस इज़ एरेशन जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे एरेटिंग ट्यूब भी गिवन है। नेक्स्ट, अब कौन कौन से मिनरल एलिमेंट्स एसेंशियल है प्लांट के लिए, कौन कौन से मिनरल एलिमेंट्स एसेंशियल हैं और कौन से एसेंशियल नहीं है, नॉन एसेंशियल है, इनको हम कैसे कैटेगराइज करेंगे, मतलब हमें कैसा पता चलेगा इनको इनकी एसेंशियलिटी को पता करने के लिए कौन सा क्राइटेरिया है कि हम कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिन्हें हम दिमाग में रख कर हम पता करें कि ये जो एलिमेंट है ये नेसेसरी है, एसेंशियल है या नहीं। फर्स्ट इज़, जो भी एलिमेंट एसेंशियल एलिमेंट होगा दैट मस्ट बी एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर सपोर्टिंग नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। जो मिनरल एलिमेंट एसेंशियल होगा वो कौन सा एलिमेंट होगा जो प्लांट की नॉर्मल ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, वो एलिमेंट को हम एसेंशियल एलिमेंट बोलेंगे। The requirement of the element must be specific and not replaceable by another element। जो requirement होती है प्लांट को, उस element की जो requirement है वो specific होनी चाहिए कि इस function के लिए प्लांट को ये element चाहिए तो चाहिए ही। उसकी जो नीड है, उसकी जो भी अगर उसकी कमी होती है तो किसी और एलिमेंट के साथ हम उसे सप्लीमेंट नहीं कर सकते कि फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट एब्सेंट है तो दूसरा एलिमेंट हम एक्सेस में करके उसकी कमी नहीं, दूसरे की कमी नहीं रिड्यूस कर सके, रिप्लेसेबल ना हो वो किसी दूसरे एलिमेंट से। थर्ड क्राइटेरिया क्या है कि जो एलिमेंट है दैट मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्लांट। प्लांट के जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें उस जो एलिमेंट है, एसेंशियल एलिमेंट होगा, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा, उसके बिना वो प्रोसेस नहीं हो सकते। सेल जो होते हैं उनकी ग्रोथ नहीं हो सकती, उनका लाइफ साइकिल जो भी है कंप्लीट नहीं हो सकता। सो दीज आर द 3 पॉइंट्स जो हमें दिमाग में रखने हैं अगर हमें किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना है कि ये एसेंशियल है या नहीं। Categories of essential elements. Now there are probably
17 एसेंशियल एलिमेंट्स, और उनको हम डिवाइड करते हैं कैटेगरीज में. फर्स्ट हम उनको डिवाइड करते हैं क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स के बेसिस पर कि उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो कितनी क्वांटिटी में होती है, कितनी क्वांटिटी हमें उनकी चाहिए होती है, उसके बेसिस पे हम एसेंशियल एलिमेंट्स को डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज़ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. आपको पता है मैक्रो का मतलब क्या होता है, जो लार्ज साइज में रिक्वायर्ड हो. ये जो होते हैं दीज आर प्रेजेंट इन द प्लांट टिश्यूज इन कंसंट्रेशंस ऑफ 1 to 10 mg पर ग्राम ऑफ ड्राई मैटर. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्लांट टिश्यूज में 1 to 10 mg पर ग्राम ऑफ ड्राई मैटर की कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं. इनमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स आते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटाशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. इसमें ये सारे एलिमेंट्स आते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में, जिसमें से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये जो है मोस्टली वाटर से या फिर CO2 से मिल जाते हैं. लेकिन ये जो बाकी के हैं नाइट्रोजन टू फ्रॉम नाइट्रोजन टू मैग्नीशियम, ये हमें सब सॉइल से मिलते हैं. माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो जो बहुत स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं. दीज आर प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स विच आर इक्वल टू और लेस देन 0.1 mg पर ग्राम ड्राई मैटर. तो यहाँ पे आप डिफरेंस देखो, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स 1 to 10 mg चाहिए होते हैं और ये इवन लेस देन 0.1 mg चाहिए होते हैं. तो दिस इज़ रिलेटिवली वेरी स्मॉल नंबर. एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, आयरन, मैंगनीज, कॉपर, मोलिब्डेनम, जिंक, बोरॉन, क्लोरीन एंड निकल. सेकेंड, हम एसेंशियल एलिमेंट्स को कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डाइवर्स फंक्शंस. उनके फंक्शंस के बेसिस के ऊपर. पहले हमने देखा था कि वो कितनी क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है, उसके अकॉर्डिंग हमें उनको कैटेगराइज किया था. एंड नाउ हम कैटेगराइज करते हैं उनको अकॉर्डिंग टू देयर डाइवर्स फंक्शंस. फर्स्ट, कंपोनेंट्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स. इसमें वो एसेंशियल एलिमेंट्स आते हैं जो बायोमोलिक्यूल्स जो भी होते हैं हमारे अमाइनो एसिड्स, लिपिड्स वगैरह, उनके कंपोनेंट्स हैं. कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन बायोमोलिक्यूल्स के कंपोनेंट्स हैं, इसलिए हम उन्हें इस कैटेगरी में रखते हैं. सेकेंड इज़ जो कंपोनेंट्स एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड से होते हैं. एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड्स में जो एलिमेंट्स होते हैं वो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखी है. मैग्नीशियम जो होता है वो क्लोरोफिल में चाहिए होता है, और फास्फोरस जो है वो ATP में रिक्वायर्ड होता है. ATP क्या है, एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड है. तो उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनको हमने आइडेंटिफाई किया, कैटेगराइज किया. फास्फोरस एंड मैग्नीशियम जो होता है वो क्लोरोफिल में चाहिए होता है. थर्ड इज़ वो कंपोनेंट्स, वो एसेंशियल एलिमेंट्स आते हैं इसमें जो एंजाइम्स की एक्टिवेशन और इनहिबिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. यहाँ पे एक एग्जांपल है, Mg2 पॉजिटिव जो होता है आयन, वो एक्टिवेटर होता है, इज़ एन एक्टिवेटर फॉर बोथ, इन दोनों के लिए, राइबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज. एंड ये एक एंजाइम के लिए वो एक्टिवेटर होता है. एंड सेकेंड इज फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज. इन दोनों के लिए Mg2 पॉजिटिव एज एन एक्टिवेटर काम करता है. थर्ड कैटेगरी वो है जिसमें वो एलिमेंट्स आते हैं जो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है उसको कंट्रोल करते हैं. फॉर एग्जांपल जो पोटाशियम आयंस हैं वो स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसे कंट्रोल करते हैं. सो नाउ हम देखेंगे, हमने जितने भी मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पढ़े हैं ऊपर एग्जांपल्स में, उनके रोल क्या हैं, उनके फंक्शंस क्या क्या हैं. फर्स्ट इज़ नाइट्रोजन. नाइट्रोजन जो होता है वो मेनली एब्जॉर्ब किया जाता है एज NO3 नेगेटिव. दो इसमें से जो कुछ होता है वो NO2 नेगेटिव और NH4 पॉजिटिव की फॉर्म में भी एब्जॉर्ब होता है. इसके नाइट्रोजन जो होता है प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, वाइटामिन एंड हार्मोन्स का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है. फॉस्फोरस सेकेंड माइक्रोन्यूट्रिएंट, ये फॉस्फेट आयंस की फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है. फॉस्फोरस जो होता है सेल मेम्ब्रेन्स का कॉन्स्टिट्यूएंट होता है. सर्टेन प्रोटीन्स में भी फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लिक एसिड्स में भी फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है, एंड न्यूक्लियोटाइड्स में भी. और फॉस्फोरस जो होता है फॉस्फोराइलेशन रिएक्शंस के लिए भी रिक्वायर्ड होता है. पोटाशियम एज पोटाशियम आयंस एब्जॉर्ब किया जाता है. पोटाशियम जो होता है वो अनायन कैटायन बैलेंस जो है सेल्स में उसको मेंटेन करके रखता है, और प्रोटीन सिंथेसिस में, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स में, इन सब में इसकी इन्वॉल्वमेंट होती है, हमें चाहिए होता है पोटाशियम. नेक्स्ट इज कैल्शियम. कैल्शियम जो है एज कैल्शियम आयंस हम एब्जॉर्ब करते हैं. प्लांट्स जो हैं प्रेजेंट एज कैल्शियम पैक्टेट इन द मिडल लैमेला. कैल्शियम जो होता है वो एज अ मिडल लैमेला, एज कैल्शियम पैक्टेट मिडल लैमेला में प्रेजेंट होता है.
जब सेल वॉल फॉर्मेशन होती है, साइटोकाइनेसिस के बाद जब सेल वॉल फॉर्मेशन होती है, तब जो है वो कैल्शियम की हमें ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट एज कैल्शियम पैक्टेट इन द मिडल लैमेला. Required during the formation of mitotic spindle activates certain enzymes. Mitotic spindle की formation के during भी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है और ये certain enzymes को भी एक्टिवेट करता है. मैग्नीशियम जो होता है उसे प्लांट्स एज Mg2 पॉजिटिव एब्जॉर्ब करते हैं. इट एक्टिवेट सर्टेन एंजाइम्स. मैग्नीशियम जो होता है वो रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस की जो एंजाइम्स है उन्हें एक्टिवेट करता है. और मैग्नीशियम जो होता है इट इज़ अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल. जो क्लोरोफिल का रिंग स्ट्रक्चर होता है, अगर आप क्लोरोफिल के आपको डायग्राम याद हो तो जो क्लोरोफिल का रिंग स्ट्रक्चर होता है उसका कॉन्स्टिट्यूएंट होता है मैग्नीशियम, और ये राइबोसोम स्ट्रक्चर को भी मेंटेन करता है. सल्फ़र एज सल्फेट एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स. सल्फ़र जो होता है वो 2 अमाइनो एसिड सिस्टीन एंड मिथायोनीन में प्रेजेंट होता है और मेन कॉन्स्टेंट होता है सेवरल कोएंजाइम्स का, वाइटामिन जैसे कि थायमीन, बायोटिन, कोएंजाइम ए एंड फेरोडॉक्सिन. इन सब का जो कंपोनेंट होता है सल्फ़र, थायमीन में भी सल्फ़र प्रेजेंट होता है, बायोटिन में भी, फेरोडॉक्सिन में भी, बहुत सारी कोएंजाइम्स का भी मेन कंपोनेंट होता है. आयरन. आयरन जो होता है दिस इज़ अ माइक्रो न्यूट्रिएंट. आयरन जो होता है बाकी सब माइक्रो न्यूट्रिएंट से सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है आयरन की. एज़ कम्पेयर टू ऑल द अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आयरन सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है. एज फेरिक आयरन एब्जॉर्ब होता है ये. आयरन जो होता है वो प्रोटीन्स का कॉन्स्टिट्यूएंट होता है जो कि इन्वॉल्व होती हैं ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में, लाइक फेरोडॉक्सिन एंड साइटोक्रोम्स, इनका कॉन्स्टिट्यूएंट होता है आयरन. आयरन जो होता है वो रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज हो जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में, जैसे Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव बन जाता है एंड देन अगेन रिवर्स हो जाता है Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव. इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में ये काम करता है आयरन. आयरन जो होता है वो कैटालिज एंजाइम को एक्टिवेट करता है और एसेंशियल है क्लोरोफिल की फॉर्मेशन के लिए. मैंगनीज. मैंगनीज एज मैंगनीज आयंस एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स. मैंगनीज जो है वो सर्टेन एंजाइम्स एक्टिवेट करता है जो फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में जो भी एंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं उनको एक्टिवेट करता है मैंगनीज. एंड मैंगनीज का एक और बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि ये जो मैंगनीज होता है इट इज़ इन्वॉल्व इन द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टू लिबरेट ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. जब वाटर स्प्लिट होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ड्यूरिंग, तब मैंगनीज की इन्वॉल्वमेंट होती है. वाटर स्प्लिट होता है ऑक्सीजन को फ्री करने के लिए, लिबरेट करने के लिए. जब वाटर स्प्लिट होता है तो मैंगनीज वहाँ पे इम्पॉर्टेंट फंक्शन रोल प्ले करता है. जिंक जो होता है इट इज़ एब्जॉर्ब्ड एज जिंक आयंस. जिंक जो होता है वो वेरियस एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, स्पेशली कार्बोक्सिलेसिस, और ऑक्सीजन की सिंथेसिस के लिए भी जिंक की रिक्वायरमेंट होती है. कॉपर जो होता है एज क्यूप्रिक आयंस एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स. इट इज़ एसेंशियल फॉर द ओवरऑल मेटाबॉलिज्म इन प्लांट्स. प्लांट्स की जो ओवरऑल मेटाबॉलिज्म है उसके लिए कॉपर एसेंशियल होता है. जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं उनके लिए कॉपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. आयरन की तरह जो कॉपर भी है वो सर्टेन एंजाइम से एसोसिएटेड होता है जो रिडॉक्स रिएक्शंस में इन्वॉल्व होती हैं. जैसे हमने देखा था कि आयरन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र वगैरह में हेल्प करता है, वैसे ही कॉपर भी जो है वो रिडॉक्स सर्टेन एंजाइम्स के साथ एसोसिएट होता है जो रिडॉक्स रिएक्शंस में इन्वॉल्व होती हैं. वो जो एंजाइम्स उनके साथ कॉपर भी एसोसिएटेड होता है. बोरोन जो होता है वो एज BO3 नेगेटिव और B4O7 2 नेगेटिव की फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स. एंड इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ Ca2 पॉजिटिव. कैल्शियम की आयंस की अपटेक और उनकी यूटिलाइजेशन के लिए बोरोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. मेम्ब्रेन फंक्शनिंग भी बोरोन कंट्रोल करता है. पॉलन जर्मिनेशन, सेल एलोंगेशन, सेल डिफरेंशिएशन एंड कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन में ये जो बोरोन है बहुत इंपॉर्टेंट होता है. पॉलन जर्मिनेशन में, कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन में, सेल डिफरेंशिएशन एंड सेल एलोंगेशन में. मॉलिब्डेनम जो होता है एज मॉलिब्डेट आयंस एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स. and it is a component of several enzymes including nitrogenase and nitrate reductase, both of which participate in nitrogen metabolism. molybdenum जो होता है वो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में जो एंजाइम्स पार्टिसिपेट करती हैं इंक्लूडिंग नाइट्रोजिनेस एंड नाइट्रेट रिडक्टेस, उनका कंपोनेंट होता है. क्लोरीन. क्लोरीन जो होता है वो एज क्लोराइड आयन Cl नेगेटिव एब्सॉर्ब करते हैं प्लांट्स. ये जो होता है ये Na पॉजिटिव एंड Ka पॉजिटिव के अलॉन्ग विद इनके साथ एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स. क्लोरीन अकेला एब्जॉर्ब नहीं होता, Na पॉजिटिव एंड Ka पॉजिटिव के साथ
जो प्लांट्स हैं वो इनको क्लोरीन को एब्जॉर्ब करते हैं। क्लोरीन जो होता है ये सॉल्यूट जो कंसंट्रेशन है उसे डिटर्मिन करने में हेल्प करता है, और एनायन कैटायन बैलेंस जो होता है सेल्स में उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड ये भी जो है क्लोरीन भी जो है इट इज़ एसेंशियल फॉर वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन एंड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग जो वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन होती है ऑक्सीजन को फ्री करने के लिए, एवोल्यूट करने के लिए, उसमें क्लोरीन भी एसेंशियल होता है, इम्पॉर्टेंट होता है। अब हम स्टडी करेंगे एसेंशियल एलिमेंट्स के डेफिशिएंसी सिम्टम्स कि अगर कोई भी एसेंशियल एलिमेंट प्लांट को नहीं मिलता तो वो प्लांट जो है वो कौन कौन से सिम्टम्स, ऐसे साइंस शो करते हैं जो उसकी डेफिशिएंसी को बताते हैं कि ये जो एसेंशियल एलिमेंट है ये इसकी जो कंसंट्रेशन है वो प्लांट को कम मिल रही है, कम अमाउंट में ये जो एसेंशियल एलिमेंट है वो एब्जॉर्ब कर रहा है प्लांट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक टर्म पढ़ेंगे, क्रिटिकल कंसंट्रेशन। The concentration of the essential element below which plant growth is retarded is termed as critical concentration। किसी भी essential element की वो concentration कि जिस concentration के नीचे वो essential element हो उसकी concentration जो है वो इस critical concentration के जब नीचे हो तो plant की growth जो है वो retard हो जाती है। उस कंसंट्रेशन को हम बोलते हैं क्रिटिकल कंसंट्रेशन। दैट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, जैसे कि फॉर एग्जांपल 0.2 mg एक एसेंशियल एलिमेंट की कंसंट्रेशन है, अगर 0.2 mg से जो mg पर ग्राम ड्राई मैटर से उसकी कंसंट्रेशन कम हो रही है तो प्लांट की ग्रोथ पर बहुत डायरेक्टली अफेक्ट होगा। तो वो जो कंसंट्रेशन है 0.2 वो उसकी क्रिटिकल कंसंट्रेशन है कि अगर इससे कम हो रहा है तो प्लांट को नुकसान होगा। जो एलिमेंट डेफिशिएंट होता है, एलिमेंट इज सेड टू बी डेफिशिएंट, एलिमेंट को हम तब डेफिशिएंट बोलते हैं जब वो उसकी जो कंसंट्रेशन है वो क्रिटिकल कंसंट्रेशन से बिलो प्रेजेंट होती है। एंड the parts of the plant that show deficiency symptoms depend upon mobility of elements in the plants। अब जो parts deficiency symptoms show करते हैं, plant के जो parts deficiency symptoms show करते हैं वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं, जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्लांट में मोबिलिटी कितनी है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि कौन से प्लांट पार्ट्स जो हैं प्लांट के वो डेफिशिएंसी सिम्टम्स शो करेंगे। जैसे कि फॉर एलिमेंट्स दैट आर एक्टिवली मोबिलाइज्ड, वो एलिमेंट जो एक्टिवली मोबिलाइज्ड होते हैं वो मूवमेंट कर सकते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, ये जो प्लांट एलिमेंट्स होते हैं ये एक्टिवली मोबिलाइज्ड होते हैं, इनकी मूवमेंट हो सकती है विद इन द प्लांट। और क्या होता है कि ये जो होते हैं अगर इनकी डेफिशिएंसी होती है, ठीक है, तो ये पहले ओल्डर टिश्यूज़ तक तो पहुंच जाते हैं क्योंकि वो नीचे होते हैं, यंगर टिश्यूज़ तक नहीं पहुंचते। तो क्या होता है जो ओल्डर टिश्यूज़ हैं एक्सपेक्टेड टू exported to young developing tissues, the deficiency symptoms tend to appear first in the older tissues। तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये ओल्डर टिश्यूज़ जो होते हैं वो एक्सपोर्ट कर देते हैं टू यंग डेवलपिंग टिश्यूज़, ओल्डर टिश्यूज़ से ट्रांसफ़र हो जाते हैं वो एलिमेंट्स, यंगर टिश्यूज़ तक चले जाते हैं। तो क्या होता है कि जो डेफिशिएंसी होती है दे टेंड टू अपीयर फर्स्ट इन दी ओल्डर टिश्यूज। डेफिशिएंसी जो होती है इसलिए पहले वो ओल्डर टिश्यूज़ में होती है क्योंकि वो यंगर टिश्यूज़ में नहीं प्रेजेंट थे, लेकिन ओल्डर टिश्यूज़ ने ट्रांसपोर्ट कर दिया, वो यंगर टिश्यूज़ तक पहुंच गए। तो डेफिशिएंसी कहाँ पर हुई, कमी कहाँ पर उनकी हुई, ओल्डर टिश्यूज़ में। जैसे कि क्या होता है कि ओल्डर लीव्स में क्या होता है, जो बायोमोलिक्यूल्स में ये एलिमेंट्स होते हैं वो बायोमोलिक्यूल्स ब्रेक डाउन कर जाते हैं ताकि ये जो एलिमेंट्स एसेंशियल एलिमेंट्स हैं ये यंगर लीव्स को अवेलेबल हो जाएं, वहाँ तक मूवमेंट इनकी हो जाए, यहाँ वहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो जाए और उनको अवेलेबल हो जाए, क्योंकि यंगर लीव्स में वो डेवलपिंग होते हैं, उनमें हर टाइम मेरिस्टेमेटिक जो ग्रोथ होती है वो होती रहती है, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अगर जो भी एलिमेंट्स हैं वो ओल्डर लीव्स में प्रेजेंट हैं बायोमोलिक्यूल्स की फॉर्म में, तो वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं और यंगर लीव्स तक ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट, जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं वो यंग टिश्यूज़ में कब आते हैं, जब जो एलिमेंट्स हैं वो इमोबाइल हो, वो ओल्डर टिश्यू में प्रेजेंट है लेकिन वो मूव नहीं कर सकते यंगर टिश्यूज़ तक, वो इमोबाइल हैं वो एलिमेंट्स, तब क्या होता है डेफिशिएंसी सिम्टम्स पहले यंग टिश्यूज़ में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल सल्फर एंड कैल्शियम ये मूव नहीं कर सकते क्योंकि कैल्शियम जो होता है एज कैल्शियम पेक्टेट मिडल लैमेला में प्रेजेंट होता है, तो वो मूव नहीं कर सकता। डेफिशिएंसी सिम्टम्स, हम अब कुछ प्लांट्स के इम्पॉर्टेंट डेफिशिएंसी सिम्टम्स पढ़ते हैं कि कौन कौन से डेफिशिएंसी सिम्टम्स जो हैं वो मोस्ट कॉमनली शो करते हैं। फर्स्ट इज क्लोरोसिस। क्लोरोसिस क्या होता है, लीव्स की येलोइंग, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, वेन्स को छोड़कर बाकी जो लीव्स के पार्ट्स हैं वो येलो हो जाते हैं। ये क्यों होता है,
नाइट्रोजन, पोटाशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैंगनीज, जिंक एंड मोलिब्डेनम की जब डेफिशिएंसी होती है तो क्लोरोसिस होती है, लीव्स येलो करने लग जाते हैं। नेक्रोसिस क्या होती है? जब टिश्यूज़ की डेथ हो जाए, जब क्लोरोसिस बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो प्लांट लीव्स होते हैं, पर्टिकुलरली लीफ डिजीज़ है जो नेक्रोसिस है, लीफ को बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो जाती है कुछ एलिमेंट्स की, तो जो वो टिश्यू होता है लीफ का, दैट डाइज, उसे हम बोलते हैं नेक्रोसिस। ये क्यों होता है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर की डेफिशिएंसी के कारण नेक्रोसिस होता है। इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, जब सेल डिवीजन की इनहिबिशन हो जाती है तो उसका इफेक्ट क्या होता है कि जो स्टेम है उसकी इलोंगेशन कम होती है, स्टेम ज़्यादा बड़ी नहीं होती। ये क्यों होता है? ड्यू टू लैक और लो लेवल ऑफ किस चीज़ की कम लेवल होते हैं तब, एज यू कैन सी हियर, नाइट्रोजन, सल्फर, इन पोटाशियम, इन सम के जब लो लेवल्स होते हैं तो क्या होता है? सेल डिवीजन की इनहिबिशन हो जाती है, सेल डिवीजन प्रॉपरली नहीं होती, ज़्यादा नहीं होती, उसकी जो सेल डिवीजन है वो कम हो जाती है। डिले इन फ्लावरिंग, फ्लावरिंग में डिले कब होता है? जब इन सब की नाइट्रोजन, सल्फर एंड मोलिब्डेनम की कंसंट्रेशन है वो लेस, तो प्लांट्स में इनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो फ्लावरिंग जो होती है वो डिले हो जाती है। स्टंटेड प्लांट ग्रोथ, स्टंटेड प्लांट ग्रोथ, स्टंटेड कब होती है प्लांट की ग्रोथ? जैसे कि जो प्लांट की हाइट है वो कम कब रहती है? जब आयरन एंड पोटाशियम की डेफिशिएंसी हो, तब जो प्लांट की ग्रोथ है वो स्टंट हो जाती है, प्लांट की जो हाइट है वो ज़्यादा नहीं होती, लेस हाइट होती है। नेक्स्ट इज टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब आपको पता है कि जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बहुत कम कंसंट्रेशन में चाहिए होते हैं हमें, उनकी जो कंसंट्रेशन है वो बहुत कम होती है जो रिक्वायर्ड होती है। अगर वो कंसंट्रेशन से हल्की सी कंसंट्रेशन कम हो जाए तो उन्हें क्या होता है? डेफिशिएंसी हो जाती है। लेकिन अगर उस कंसंट्रेशन से, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन होती है, पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, उससे हल्की सी भी कंसंट्रेशन उनकी ज़्यादा हो जाए तो टॉक्सिसिटी हो जाती है। Any mineral ion concentration in tissues that reduces the dry weight of tissues by about 10% is considered toxic. कोई भी मिनरल आयन की कंसनट्रेशन है टिश्यूज़ में जिसके कारण जो ड्राई वेट है टिश्यूज़ का वो अबाउट 10% कम हो जाए, उस कंसनट्रेशन को हम बोलते हैं कि ये कंसनट्रेशन अब टॉक्सिक है प्लांट के लिए। मॉडरेट इंक्रीज जो होता है इन अमाउंट ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट के अमाउंट में अगर मॉडरेट हल्का सा भी इंक्रीज होता है तो वो टॉक्सिसिटी कर देता है। अब ये जो टॉक्सिसिटी लेवल्स हैं वो डिफरेंट एलिमेंट्स फॉर एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के लिए वेरी करता है फॉर डिफरेंट प्लांट्स। टॉक्सिसिटी लेवल्स फॉर एनी एलिमेंट आल्सो वेरी फॉर डिफरेंट प्लांट्स। किसी एलिमेंट की टॉक्सिसिटी जो है वो किसी प्लांट के लिए डिफरेंट होगी और उसी एलिमेंट की टॉक्सिसिटी जो है किसी और प्लांट के लिए डिफरेंट होगी। जैसे कि एक फर्स्ट प्लांट जो है उसमें एलिमेंट जो है वो 0.2 mg फॉर एग्जांपल हम जस्ट लेते हैं कि वो उसकी इतनी कंसंट्रेशन चाहिए होती है, तो अगर 0.3 mg हो गई तो वो टॉक्सिक हो जाएगा। लेकिन किसी दूसरा प्लांट है उसमें वो एलिमेंट ज़्यादा चाहिए, 0.5 mg चाहिए, तो अगर उसकी कंसंट्रेशन वहाँ पे 0.6 होगी तो वो तब टॉक्सिक होगा, 0.4 पे वो टॉक्सिक नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल इसके और क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं हम एग्जाम्पल में देखते हैं कि जो प्रोमिनेंट सिम्टम होता है मैंगनीज की टॉक्सिसिटी का वो होता है कि ब्राउन स्पॉट्स जो होते हैं अपीयर होते हैं प्लांट के ऊपर सराउंडेड बाय क्लोरोटिक वेन्स। जब मैंगनीज की टॉक्सिसिटी होती है तो उसका सिम्टम क्या होता है? हमें कैसे पता चलता है कि मैंगनीज जो है वो बहुत ज़्यादा उसकी अमाउंट इंक्रीज़ कर गई है, हल्की सी भी इंक्रीज़ कर गई है? तो कैसे पता चलता है कि जो प्लांट लीव्स होते हैं उन पे ब्राउन स्पॉट्स अपीयर करते हैं, क्लोरोटिक वेन्स के सराउंड किए होते हैं वो ब्राउन स्पॉट्स, तो ये उसका सिम्टम होता है। और क्या होता है? जब मैंगनीज की अमाउंट बढ़ जाती है तो वो आयरन और मैग्नीशियम के साथ compete करता है फॉर अपटेक, कि अगर 100% हमें जो चाहिए कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट है वो 100% चाहिए, तो क्या है मैंगनीज उनके साथ compete करेगा तो 50% मैंगनीज जाएगा प्लांट को अपटेक करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और 50% आइदर आयरन एब्जॉर्ब होगा या मैग्नीशियम 50% एब्जॉर्ब होगा। तो इसके साथ क्या होता है? मैग्नीशियम इनके साथ compete कर रहा है, ठीक है। अगर 50 फॉर एग्जांपल इन दोनों में से कोई एक चीज़ अपटेक होगी तो 50% आयरन अपटेक हो गया, तो क्या होगा? मैग्नीशियम जो है अब्जॉर्ब नहीं होगा, तो मैग्नीशियम की क्या होगी? डेफिशिएंसी होगी। और क्या होता है कि जो मैंगनीज़ है वो मैग्नीशियम के साथ compete करता है एंजाइम्स के साथ बाइंड करने के लिए, कि एंजाइम के साथ मैंगनीज़ जो है वो मैग्नीशियम के साथ compete करता है, मैग्नीशियम को बाइंड नहीं होने देता।
फॉर एग्जांपल हमें 4 एंजाइम्स हैं, उनमें मैग्नीशियम को बाइंड करना है, मैग्नीशियम को अटैच होना है एंजाइम्स के साथ। मैंगनीज कम्पीट कर रहा है तो 2 के साथ तो मैंगनीज अटैच हो गया, तो मैग्नीशियम जो वो सिर्फ 2 के साथ अटैच हुआ, तो 2 जो एंजाइम्स हैं उनके साथ उनके पास तो डेफिशिएंसी हो गई मैग्नीशियम की। तो क्या होता है, कह सकते हैं कि एक्सेस ऑफ मैंगनीज में इनफैक्ट इंड्यूस डेफिशिएंसीज ऑफ आयरन, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। कि जो एक चीज़ की एक्सेस है, मैंगनीज की टॉक्सिसिटी है, वो बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनकी डेफिशिएंसी इंड्यूस कर सकता है। ऐसा हो सकता है कि एक जो एलिमेंट है वो ज़्यादा हो गया तो बाकी सब जो है वो डेफिशिएंट हो रही है, इसलिए प्लांट की ग्रोथ के ऊपर बहुत बुरा अफेक्ट पड़ता है। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे, थैंक यू।